इस भूखड़ के हाथों में बंदूक कहां से आई, एसडीओ की गुड़िया बीवी सपने में घी आई, अवघड़ मैथिल नाग जी अर्जुन रहे हुआ। प्रेत का बयान, हाँ बिल्कुल, एक बहुत नाटकीय विधान है। हरिजनों को 13 हरिजनों को जिंदा जला दिया है कुर्मी जाति के लोगों ने। नागार्जुन के इस रचना संसार को एक बार झांक कर देख ले, समझ में आ जाएगा कि इतने प्रकार के उन्होंने रचना के विधान चुने हैं। उसमें छंदबद्ध भी है, छंद मुक्त भी है, उसमें लोक छंद भी हैं, उसमें नाट्य भी है, उसमें पहेलियां हैं, उसमें मुकरियां हैं, उसमें कुंडलियां हैं, उसमें दोहे हैं, बरवे हैं, पता नहीं क्या क्या है। कविता जब जिस रूप में उनको लगा कि अब इसको ऐसे लिखूंगा तो ये पहुंच जाएगी जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो उन्होंने वही रूप उठा लिया। फैंटासी, मुक्तिबोध की फैंटासी बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि उन्होंने फैंटासी का प्रयोग किया, ज्यादा किया। नागार्जुन की फैंटासी आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे, और इतनी सूक्ष्मता से प्रयोग किया है। अकाल और उसके बाद जो कविता है वह तो बहुत प्रसिद्ध कविता है। मैं एक और कविता की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, एक अकाल का दृश्य उपस्थित करना चाहते हैं। अब आप देखिए कवि किस तरह से अपने क्राफ्ट में उसको लेकर आता है। एक अकालग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, इतने अधिक विपन्न हो गए हैं और इतने उद्वेलित हो गए हैं कि उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, उनके पास रास्ता नहीं बचा कोई। और इसको नागार्जुन को व्यंजित करना है कविता में, और इस बात को वो कहते ही नहीं कविता में। सिर्फ 6 पंक्तियों की एक कविता उन्होंने लिखा कि इस भूखड़ के हाथों में बंदूक कहां से आई, एसडीओ की गुड़िया बीवी सपने में घी आई, कि नौकर जागा बच्चे जागे आया आई पास, साहब बाहर थे घर में बीमार पड़ी थी सास, नौकर ने समझाया कि नाहक ही डर गई हुजूर, वो अकाल वाला थाना पड़ता है काफी दूर। अब इस अंतिम पंक्ति में आकर के उनको जो कहना है वो सिर्फ एक शब्द में कहते हैं और वो पूरा चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाता है। अब ये एक उनके छंद की विशेषता है, कि उनके क्राफ्ट की विशेषता है ये। दूसरी एक और फैंटासी का अगर आप उदाहरण लें, चंदू मैंने सपना देखा, इतना विशृंखल है, उसमें ये समझ में नहीं आता, कविता को आप चाहे 20 बार पढ़ लें वो समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो कविता मैं उनको सुनाता हूं, वो कितना प्रभावशाली है वो आपको दिखाई देगा उसमें। ये कविता है, चंदू मैंने सपना देखा उछल रहे तुम जो हिरनौटा, चंदू मैंने सपना देखा भभुआ से हूं पटना लौटा, चंदू मैंने सपना देखा तुम्हें खोजते बदरी बाबू, चंदू मैंने सपना देखा खेल कूद में हो बेकाबू, चंदू मैंने सपना देखा कल परसों ही छूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा खूब पतंगे लूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा तुम भी बाहर मैं भी बाहर, चंदू मैंने सपना देखा लाए हो तुम नया कैलेंडर, चंदू मैंने सपना देखा भभुआ से पटना आए हो, चंदू मैंने सपना देखा मेरे लिए शहद लाए हो, चंदू मैंने सपना देखा फैल गया है श्रेयस तुम्हारा, चंदू मैंने सपना देखा तुम्हें जानता भारत सारा, चंदू मैंने सपना देखा तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, चंदू मैंने सपना देखा अपनी ड्यूटी में तत्पर हो, चंदू मैंने सपना देखा इम्तिहान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा पुलिस भान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा तुम भी बाहर मैं भी बाहर, चंदू मैंने सपना देखा लाए हो तुम नया कैलेंडर। भविष्य को भी रेखांकित करना, वर्तमान को भी चित्रित करना, और शिल्प एक ऐसा उठाना कि जो आपके जवान पर भी चढ़ जाए और दिल में भी बैठ जाए, ये कवि की एक खूबी होती है। एक और कविता मैं अपने दर्शकों को सुनाऊंगा, वो भी एक ऐसी ही विलक्षण कविता है जिसमें उन्होंने संभवतः पता नहीं ये प्रेरणा उन्होंने अपने पिता से ली हो, क्योंकि उनके पिता पूजा पाठ करवाते थे, वो ब्राह्मण थे और वो पुजारी का काम भी करते थे, पूजा पाठ करवाते थे तो मंत्र पढ़ते होंगे, तो उन्होंने उस मंत्र को ही अपनी कविता का शिल्प बना लिया, और वहाँ से उन्होंने एक इतना नाटकीय छंद उसमें चुना है। आपको आपकी कल्पना में ऐसा लगेगा कि एक तिलक त्रिपुंड लगाए हुए बड़े पेट वाला बड़ा सा कोई पंडित एक मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा है। तो यह तो शिल्प तो बिल्कुल उन्होंने परंपरा से चुना, संस्कृत की परंपरा से उठाया, लेकिन उसकी जो संवेदना है वो इतनी आधुनिक है
और उसमें जो उनका कथ्य है वह इसमें इतना उसकी क्षमता, मारक क्षमता उसमें वो देते हैं, और अंत में आकर के कहते हैं कि इसी पेट में समा जाए सर्वहारा। तो वो एकदम से प्रगतिशील चेतना से ला करके उसको जोड़ देते हैं। आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मंत्र कविता राजनीति के पाखंड से लेके जनता की दुर्दशा तक एक अजीब तरह की दुनिया समेटती है अपने भीतर। अच्छा, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि नागार्जुन के यहाँ जैसे आपने कहा बिल्कुल आधुनिक यानी तात्कालिक विषय था और पारंपरिक विश्वास या शिल्प था। तो मंत्र कविता ही नहीं है, अन्न पचीसी, हाँ, अन्न ब्रह्म की माया, हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक विश्वास था। वक्तृता, सर इसमें आपने अच्छा याद दिलाया है, वक्तृता उनकी देखिए। बिल्कुल जो कहते हैं कि अन्न ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी ब्रह्म पिशाच। और अगली पंक्ति देखिए आप, हाँ, हाँ, कि अगर भैया तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो ये देख लो बोल कौन रहा है। हाँ, कि अवघड़ मैथिल नाग जी अर्जुन रहे उवाच। कि एक तो अवघड़ कह के वो परंपरा को तोड़ करके ऐसा एक व्यक्तित्व निर्मित करते हैं, फिर वो मैथिल कह के अपनी आंचलिकता को संपुष्ट करते हैं, और फिर वो नाग और अर्जुन, हाँ, अपने नाम का ही संधि विच्छेद करके जो लक्ष्य भेदक एक जो चित्र है उसको लेकर के इसलिए मतलब यहाँ छोटा सा कहना ऐड करने की चीज़ है कि नागार्जुन के यहाँ ऊपर से देखने में शिल्प में चाहे जितना वैविध्य है, जैसे प्रेत का बयान, हाँ बिल्कुल, एक बहुत नाटकीय विधान है, और नरकेश्वर दंड अपना जो है जमीन पर पटक के बोलते हैं तो तुम भूख से नहीं मरे, यानी भूख से मरा हुआ आदमी है और वो भूख से नहीं मरा, ये साबित कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा वहां जाके भी कर रहा है, वो कर रहा है। और इस तरह से मतलब, और विधान पूरा फैंटेसी है, छोटी मछली बड़ी मछली पूरी फैंटेसी है। हरिजन गाथा जो कल के लिए गरीब दास बताते हैं कि ये करेगा कि होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख चरण होंगे और नाम छपेगा अखबारों में, फोटो इसके घर घर होंगे, ये सब फैंटेसी है। जो वो हरिजनों को 13 हरिजनों को जिंदा जला दिया है कुर्मी जाति के लोगों ने, उनकी पत्नियों को उसके बाद शिशु पैदा हुए हैं। वो शिशु सूक्ष्म रूप में विपदा झेल रहे हैं, उनके पिता मारे गए हैं और वो हथियारों के निशान हथेली पे लेके पैदा हुए हैं। उन निशानों को देख के गरीबदास ये भविष्यवाणियां करते हैं। तो ये फैंटेसी है, माने फैंटेसी का प्रयोग कितने रूपों में है। आज मैं अलक्षित हूं से लेके और फोटो इसके घर घर होंगे तक, माने शिल्प के प्रयोग, फैंटेसी का भी प्रयोग कितने रूपों में, मतलब वैविध्य तो नागार्जुन के कला में, नागार्जुन की संवेदना में, नागार्जुन की विषय वस्तु में और नागार्जुन के कलात्मक प्रयोगों में भरा हुआ है। और इस वैविध्य का कोई मुकाबला नहीं है, कोई दूसरा कवि उनके जोड़ का नहीं है। मतलब उनके आसपास पहुंचने की कोशिश केदारनाथ अग्रवाल केवल करते हैं। और संयोग से केदार का जब 75वां मनाया जा रहा था जन्मदिन सम्मान बांदा में, तो नागार्जुन ने पत्र भेजा था, मैं ही संयोजक था, तो नागार्जुन ने पत्र भेजा था कि केदार की सारी कविताएं मेरी हैं और मेरी सारी कविताएं केदार की हैं। और उस केदार पर नागार्जुन ने बांदा पहुंचने पर एक कविता लिखी थी जिसमें कुपित कृषक की टेढ़ी भौहें वह भी तुम हो, ग्राम बधू की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो। टेढ़ी भौहें से कजरारी चितवन तक ये जो बेहद्दी मैदान है कबीर जैसा, ये शिल्प प्रयोग में भी और संवेदनात्मक स्तर पर भी नागार्जुन की पहचान कराता है। नागार्जुन की भाषा की विविधता बहुत प्रभावित करती है।